एक पॉइंट के चारों तरफ का रीजन चारों तरफ से कवर्ड है, तो और एक छोटा सा रीजन, छोटा सा एरिया है, तो वो कितना पार्ट उसने कवर करके रखा है, इसके रेशियो को पढ़ने के लिए हम सॉलिड एंगल पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में? एक पॉइंट चारों तरफ से कवर्ड है तो, और एक छोटा सा एरिया उसका कितना पार्ट कवर करता है, इसका रेशियो बताता है सॉलिड एंगल। याद रहेगा? हाँ। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो होता है वो मेजर किस में करते हैं? स्टेरेडियन में। यानी रेडियन नहीं है ये स्टेरेडियन है, अलग न्यू यूनिट है। ये सेम यूनिट नहीं है, जैसे एंगल पढ़ते वही नहीं है, ये नया एंगल है 3D में, ये 3 डायमेंशन में। ठीक है बच्चों? और फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। इससे पहले क्या होता था एंगल का? आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस के पे एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि 2D में अभी, मतलब जो डायमेंशन ले रहे वैल्यू 3D में है, लेकिन जो डायमेंशन ले रहे हैं वो 2D में ले रहे हैं। वहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो 2D में आ रही थी, लेकिन आर्क जो ले रहे थे वो 1D में ले रहे थे ना, लाइन में। समझ गए? तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एरिया अपॉन आर स्क्वायर किस फॉर्म में है? जब एरिया और आर सब कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? छोटा सा टुकड़ा ले लिया अगर एरिया का, तो परपेंडिकुलर एरिया अपॉन उसकी डिस्टेंस। कौन सा एरिया? परपेंडिकुलर एरिया अपॉन उसकी डिस्टेंस। ये होता है, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे होता है। अभी याद करो, एरिया परपेंडिकुलर टू आर अपॉन आर का स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, समझ गए? जैसे एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर एट सेंटर ऑफ स्फीयर, एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सॉलिड एंगल बात हो रही है। ठीक है, क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग? इस स्फीयर के कारण सेंटर पे देख रहे हैं, तो सेंटर पे देख रहे हैं, तो ये छोटा सा एरिया मैंने लिया, कितना? dA। और ये एरिया वेक्टर रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा कि नहीं? बोलो बच्चों, एरिया वेक्टर रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा कि नहीं? क्योंकि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और रेडियस भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो छोटा सा एरिया परपेंडिकुलर टू रेडियस, यही होगा ना, dA cos थीटा। छोटा सा एरिया परपेंडिकुलर टू रेडियस क्या होगा? dA का cos थीटा, और cos 0 है पक्का, अपॉन आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में? ये छोटा सा एरिया हो गया। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे सारे एरिया को क्या करना है? हमें जोड़ देना है। तो क्या कर दो? इंटीग्रेट। पक्का समझ में आया? देख लो, तो भाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, और डीए ये cos 0 1 हो गया, डीए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा? 4 पाई। क्या शिक्षा मिली? अगर स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है? 4 पाई। कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है? 4 पाई। अब जरा देखना, इसका मतलब कि एक पॉइंट जब चारों तरफ से कवर्ड होता है तो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है? 4 पाई। एक पॉइंट चारों तरफ से कवर्ड होता है तो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है? 4 पाई। पक्का? अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ सॉलिड एंगल तो क्या निकलेगा? क्यों? चारों तरफ से कवर्ड है, ये भी चारों तरफ से कवर्ड है, तो यहाँ पे भी कितना निकलेगा? 4 पाई। भले हम निकाल पाए ना निकाल पाए मैथ्स, लेकिन होगा 4 पाई, क्योंकि चारों तरफ से कवर्ड है। क्योंकि एंगल एक्चुअली में ये बताता है कि कितना कवर्ड पार्ट है। कहीं पे भी लोगे तो कितना आएगा अगर अंदर है तो, और बाहर है तो सॉलिड एंगल का साइन है 0। बाहर तो क्या होगा? 0, क्योंकि क्लोज सरफेस का नेट एरिया हमेशा क्या होता है? 0। क्लोज सरफेस का नेट एरिया क्या होता है? 0। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो बाहर के लिए सॉलिड एंगल हमेशा क्या होगा? 0, अगर क्लोज सरफेस है तो। अगर क्लोज सरफेस है तो। क्लियर है सबको? तो कोई भी क्लोज सरफेस अंदर कहीं भी लोगे 4 पाई, और बाहर कहीं भी लोगे तो 0। कोई भी क्लोज सरफेस अंदर कहीं भी लोगे तो 4 पाई, बाहर कहीं भी लोगे तो 0। क्यों? क्योंकि सॉलिड एंगल कैलकुलेशन से नहीं, रीजन कितना है उससे आता है। रीजन कितना कवर्ड है, और चारों से कवर्ड है तो हमेशा कितना रहेगा? 4 पाई। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पॉइंट कहाँ पे है, बस कवर्ड होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? मैथ से जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा फील करो इस चीज को। anywhere in a closed surface will be 4 pi and anywhere outside of a closed surface will be 0. ठीक? ये क्यूब है, सेंटर पे कहीं भी ले रहे हो तो कितना? चारों से कवर्ड है 4 पाई,
पक्का? अब इसको ध्यान ध्यान देना, चार तरफ से कवर्ड है तो कितना 4 पाई। तो इसको ऐसे समझो कि एक पॉइंट है, जब वो चार तरफ से कवर्ड तो हम कह सकते हैं कि चार तरफ से एक स्फीयर बन रहा है या एक फुटबॉल है उसके चार तरफ, जो किसको शो कर रहा है, एंगल कितना कवर्ड है उस रीजन को शो कर रहा है, सही ना? तो सेंटर पे है तो चार तरफ से कवर्ड है वो पॉइंट 4 पाई। अगर इस फेस पे आ गया तो फेस पे, वो पॉइंट इस फेस पे कर दो, फेस मतलब दीवार पे कर दो, एक फेस पे 2 पाई। क्यों? आधा अंदर आधा, तब कितना कवर्ड है उस पॉइंट का 2 पाई। उस पॉइंट का कितना कवर्ड है 2 पाई, आधा बाहर चला गया आधा अंदर। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ रहा है? दिख रहा है वो स्फीयर आधा बाहर हो गया, काट के हटा दो, काम खत्म करो, आधा रह गया। एच पे ले जाओ, एच पे 5/2। क्यों? अगर इसको ये फेस पे है ना ऐसे चिपका हुआ, बोलो, उसको एच पे ले जाओगे तो क्या होगा, सेंटर अगर एच पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, आधा और बाहर हो जाएगा। एक स्फीयर इमेजिन कर रहे हो, सेंटर पे इमेजिन करो स्फीयर। अब उस पॉइंट को ऐसे रखो कि वो पॉइंट किस पे हो जाए, दीवार पे। तो पॉइंट अगर दीवार पे हो जाएगा तो आधा स्फीयर अंदर आधा स्फीयर बाहर हो जाएगा। अब कवर्ड कितना है, आधा, आधा बाहर है, उसको हटा दो, आधा कवर्ड है तो कितना एंगल, सॉलिड एंगल पाई, 2 पाई, यस, है ना? अब वो आधा स्फीयर दिख रहा है तुम्हें? अब उस बॉक्स के एज पे लेके चले जाओ, किसको, सेंटर को उस एज पे रखो। तो सेंटर पे को एज पे रखोगे तो कितना पार्ट, भाई इधर वाला तो पहले ही कट गया था, अब ये भी तो आधा कट जाएगा। सुनाई दे रहा है? इमेजिन हो रहा है? इमेजिन हो रहा है कि बस हवा में चल रहा है? दिख रहा है कि उस स्फीयर का आधा पार्ट फिर बाहर हो जाएगा, इधर छत से बाहर हो जाएगा ना? अब कितना आएगा, पाई। अरे क्लियर नहीं आया? करो, इमेजिन करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। और अगर उसको उठा के कॉर्नर पे कर दिया तो 5/2 उसमें से भी बाहर हो जाएगा। समझो? क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है? और क्लियर है? अरे बोलो भाई, तक क्लियर होना चाहिए ना। भाई और कोई तरीका नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता कि ऐसा होता है, समझे? मुझे पढ़ाना पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है, वो प्रॉब्लम है। ये स्फीयर है, ठीक, और ये हमारा फेस है, सही। स्फीयर को उठा के तुम यहाँ पे फेस पे रखे, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि आधा फेस अंदर और आधा बाहर हो जाएगा? सेंटर यहाँ पे रखा फेस पे, तो आधा बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लगता है, बहुत दिक्कत है भाई। ठीक है चलो, अब इसी को उठा के मैं मान लो इसको हटा देता हूँ, तुम समझ लो क्या करना चाहता हूँ मैं। इसको उठा के अगर मैं चाहता हूँ कि ये फेस इधर रखूँ, दिख रहा है तुम्हें? बोलो बच्चों, ठीक। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसको उठा के मैंने कहा मैं यहाँ पे फेस पे रखना चाहता हूँ, क्या तुम्हें दिख रहा है ये कैसा हो रहा है? क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये अंदर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है अंदर है, नीचे
कौन सा पार्ट नीचे दिख रहा है? बोलो बच्चों, कौन सा पार्ट अंदर है? दिख रहा है क्या? और उसका भी अगर आधा यहाँ पे रख दोगे तो ये सेंटर उठा के यहाँ पे रख दोगे तो और आधा बाहर चला जाएगा। अभी समझ में आया? कि तुम्हें समझा रहा था मैं इतनी देर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा तुम फील नहीं कर रही हो। बाकी लोगों से मुझे दिक्कत नहीं थी अभी तक। समझ में आया तुमको? आया? हाँ, अभी भी नहीं आया? इतनी मेहनत कर लिया, अभी भी नहीं आया? तुम्हें ही समझा रहा था, बाकी लोगों को आ रहा था। फिर से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कोई रास्ता है क्या? तुम बताओ, मैं समझाना चाहता हूँ, क्या करूँ? इतना बढ़िया फोटो बना लिया। दिख रहा तुम्हें कि एक स्फीयर को उठा के फेस पे रख दिया, फेस ऐसे फेस पे, तो आधा बाहर चला गया और आधा अंदर है। दिख रहा है? दिख रहा है ये? तो आधा अंदर है, पूरा अंदर रहता बीच में तो 4 पाई। अब आधा बाहर हो गया तो आधा बाहर हो गया तो आधा ही कवर्ड है। आधा कवर्ड कितना शॉर्ट एंगल? 2 पाई। अब उसको ऊपर ले गए, ऊपर ले गए तो आधा देखो बॉक्स से बाहर हो गया, ये पूरा बाहर हो गया ना बॉक्स से। बॉक्स के अंदर कितना है? ये वाला पार्ट, ये देखो, ये वाला पार्ट बॉक्स के अंदर है ना? पक्का? तो कितना बाहर हो गया? उसका भी आधा बाहर हो गया। स्फीयर है, फेस पे ले गए तो आधा बाहर, अगर ऊपर ले गए तो होते तो आधा बाहर हो जाता है ना? तो फेस पे ले जाके तब ऊपर ले गए, तो पहले फेस पे ले गए तो आधा तो पहले ही बाहर हो गया, अब ऊपर ले गए तो उसका भी आधा बाहर हो गया। तो सेंटर पे था तो कितना? 4 पाई। फेस पे ले गए तो 2 पाई। एच पे ले गए तो पाई, आधा बाहर हो गया ना? और उसको कॉर्नर पे ले गए तो, हाँ ये सेंटर, उसको उठा के यहाँ पे कॉर्नर पे लाओगे तो आधा, ये वाला पार्ट आधा और बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इधर। होगा कि नहीं? पक्का समझ में आया कि नहीं? सीडी है। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर तुमने पढ़ा है? कोऑर्डिनेशन नंबर, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हो? क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? यूनिट सेल में कितने एटम अंदर है, यही ना? अरे बोलो। तो क्यूब के हर कॉर्नर पे, क्यूब के हर कॉर्नर पे मैंने एक एटम रख दिया, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका? क्यूब के हर कॉर्नर पे मैंने एक एटम रख दिया, क्यूब के हर कॉर्नर पे, सही है? तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? कितना एटम अंदर है? तो कैसे पढ़ते होगे तुम लोग केमिस्ट्री ये वाली? अगर ये नहीं इमेजिन कर पा रहे इतना बढ़िया बना के, तो कैसे पढ़ोगे? अरे कॉर्नर, सरफेस पे लाए तो कितना, आधा, कितना अंदर है? आधा। एच पे लाए तो 1/4, कॉर्नर पे लाए तो 1/8 अंदर है मॉलिक्यूल। 1/8 मॉलिक्यूल अंदर है, तो सभी कॉर्नर पे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल, एक कोऑर्डिनेशन नंबर है। अरे कुछ समझ में आया? तो कैसे पढ़ते हो? सर लोग तो इतना पढ़ाते नहीं, वो तो लिख देते होंगे कि जब कॉर्नर पे है तो 1/8 पार्ट अंदर है, तो दिमाग ही नहीं चलाना, मस्ती मस्त है लाइफ। भाई पढ़ लो, पढ़ लो, यही पढ़ाई है, वो नहीं पढ़ाई है। अभी मैं जबरदस्ती इतना तंग कर दिया इसलिए भाग जाती है उठा के, उठ के पता नहीं क्या पढ़ाते रहते। तुम फील नहीं करोगे तो अपने आप कैसे जवाब दोगे भाई? तो कॉर्नर पे कितने हो गए? 8, सही। हर फेस पे एक है, हर फेस पे ऐसा रख दिया। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। 3 ये और वो एक, 4। अरे हर फेस पे आधा है तो 6 फेस हो गए तो कितने हो गए? 3 अंदर और कॉर्नर कॉर्नर एक, तो कैसे निकालोगे भाई ये सब? अभी तो ये है, अभी हेक्सागन का दे दे तो पागल ही हो जाओगे। तो मैंने क्या बोला था? सिमेट्री एंड यूनिटरी। सिमेट्री, सिमेट्री दिखेगा नहीं तो काम खराब हो जाएगा, इमेजिनेशन है वो। तो बताओ ये हेक्सागन समझ में आ रहा है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसके कॉर्नर पे एक रख दोगे तो कितना अंदर कितना बाहर? एक मॉलिक्यूल का पार्ट बताओ, आसान है वो। तुम लोग डर
भरे रहे तो इसलिए दिक्कत है। ये कितना एंगल है? 120। तो ऐसे से कितने रखोगे तो एक कंप्लीट हो जाएगा? 3 रखोगे ना, एक उधर उधर बोलो और एक इधर, अरे बोलो। इसका मतलब कि एक में कितना है? 1/3 और उसका आधा ऊपर है 1/6। कैसे पढ़ोगे केमिस्ट्री? इमेजिन नहीं करोगे तो चलो कोई बात नहीं, इमेजिनेशन का कोई तोड़ नहीं है, सही है। इमेजिनेशन का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि अब मुझे बताना आधा पड़ा ना, कुछ भी बताना नहीं पड़ा ना। नहीं तो मुझे हर लाइन लिखवाना होता कि हेक्सागोनल अगर स्ट्रक्चर है तो 1/6 पार्ट अंदर होता है कॉर्नर वाले का, लिखवाना पड़ता है ना हर बार। अब मुझे लिखवाना नहीं है क्योंकि मेरा तो काम बन गया। लेकिन दिक्कत वही है, जो इसके बाद पढ़ेगा उसके लिए अच्छा, जो नहीं पढ़ेगा काम खत्म, क्योंकि मैंने ना लिखवाया है ना दिमाग में, काम ही खत्म। इसलिए थोड़ा सिंसियरिटी चाहिए मेरी पढ़ाई में, समझ गए? फिलहाल समझ में आया सबको? इमेजिन करना, अरे बोलो। और कुछ बताओ, पेंटागन का बताओ, सोच लो। ये हेक्सा की जगह पेंटागन होता तो ये एंगल निकलता? बोलो। सिमेट्री नहीं बनता, दिक्कत ये है, कुछ और बनता ना। तो फिर एंगल से देखते हैं। ये 2D में देख रहे हैं, टोटल कितना है? 360। एक पार्ट कितना लेगा? 1/3 72 में, मतलब और इसमें 72 होता है ना पेंटागन में। तो फिर एक पार्ट कितना हो जाएगा? 180 - 72/2 का डबल। तो फिर 360 है, इतना है 360 में, तो कितना होगा इतने में? निकालना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें हैं भाई, केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में भाई। हट गया क्या ये? अच्छा हट गया ये, ठीक, अब तो हटा ही दो। नहीं आरटी से भी हट गया है? हाँ तो काम खत्म है, तब क्या? तो काम ही खत्म है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तो पढ़ो, तब क्यों मिटवा दिया मुझसे? ठीक है, बाकी तुम समझ सकते हो, बड़ी चीज नहीं। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। तुम देखोगे आईटी में जितने क्वेश्चन है ना, ये सिमेट्री है, यानी इमेजिन कर लिया तो काम बन जाएगा। अभी तो ये छोटा इमेजिनेशन है, ऊपर देखोगे तो बहुत इमेजिनेशन है। ये देखो, सब इमेजिनेशन ही है ये, दिख रहा है ये? जो भी करना है, मतलब समझ गए ना, ये सब इमेजिनेशन ही है, ये सब है। ये देखो ये वाला part। तो टेंशन नहीं लेने का, ये भी इमेजिनेशन है, टफ नहीं है, टफ तो नहीं होता ही नहीं कुछ, बस इमेजिन अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा। चलो फास्ट। तो ये मैं यही बता रहा था, आराम से सब लोग वापस आओ। तो ये क्यूब है, सेंटर पे कोई पॉइंट ले लिया तो चारों से कवर्ड है, कितना सॉलिड एंगल? 4 पाई। क्या सॉलिड एंगल? ये सरफेस, सॉलिड एंगल को और ठीक से स्पेसिफिक करते हैं। ये सारे सरफेस मिलके उस पॉइंट का चारों तरफ से कवर करके रखे हैं, तो सॉलिड एंगल कितना बोलेंगे? 4 पाई, चारों तरफ से कवर करके रखे हैं। जबकि यही पॉइंट अगर मैं इस फेस पे ले लूं, तो ये सरफेस यानी ये क्यूब उसका केवल आधा ही कवर करके रखेगा, आधा बाहर हो जाएगा, तो 2 पाई। एच पे रखूंगा तो ये क्यूब उस पॉइंट का 1/4 कवर करके रखेगा, और कॉर्नर पे रखेंगे तो 1/8 कवर करके रखेगा। बस ये दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना बच्चों? अब सुनना, लेकिन सॉलिड एंगल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सॉलिड एंगल किसके कारण है? उस सरफेस के कारण जो रेडियस के परपेंडिकुलर है। ऊपर देखा था सॉलिड एंगल किसके कारण है? हाँ, परपेंडिकुलर टू रेडियस। सॉलिड एंगल किसके कारण है? रेडियस के परपेंडिकुलर। पक्का ना बच्चों? रेडियस के परपेंडिकुलर जो एरिया है उसके कारण, पक्का? रुकना। तो अब बताओ, अगर मैं ये कॉर्नर लेता हूँ तो कितना सॉलिड एंगल था? इतना 4 पाई/8। कितना था? 4 पाई/8। अंदर कितना था? 4 पाई। 4 पाई/2, 4 पाई/2, 4 पाई/4, 4 पाई/8। तो 4 पाई/8 था ना सॉलिड एंगल यहाँ पे, बोलो। अच्छा, तो 4 पाई/8 जो सॉलिड एंगल इस कॉर्नर पे कोई सबटेंड कर रहा था, उस कॉर्नर पे आराम से, ठीक है ना? तो उस कॉर्नर पे ये फेस कितना एंगल सबटेंड कर रहा था? ये फेस, आराम से सोचो पहले। नहीं 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 नहीं, सोचो पहले, रटो नहीं, सोचो। ये फेस कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा था? मैंने ये बताने से पहले कुछ अभी फिर रिमाइंड कराया था। क्या रिमाइंड कराया था? ये बोलने से पहले कुछ रिवाइंड कराया था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। क्या बताया था? एरिया परपेंडिकुलर वाला रहता है। क्या रहता है? तो उस पॉइंट से इस एरिया का कौन सा
पार्ट परपेंडिकुलर है? इस सरफेस का, उस कॉर्नर पे ये सरफेस का कोई पार्ट परपेंडिकुलर है? अरे भाई मजा नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, इमेजिन नहीं कर पाया। फिर से, क्या तुम सॉलिड एंगल को फील कर पाए हो? क्या बोल रहा है वो? जैसे एक पॉइंट ये है, चाहते से स्फीयर ऐसे ले लिया, तो कवर्ड क्या है, चाहते से है ना, और रेडियस के सब परपेंडिकुलर है, साथ साथ दिख रहा है 4 पाई हो जाएगा, काम खत्म, सही ना? अच्छा, लेकिन अब जरा सोच के देखो, ये सरफेस ले रहे हैं और ये पॉइंट पे ले रहे हैं, तो ये सरफेस अगर एक सरफेस है, इसका ये वाला पार्ट देखो कवर्ड है ना, लेकिन सारा एरिया परपेंडिकुलर नहीं है क्या परपेंडिकुलर? बीचों बीच तो परपेंडिकुलर होगा, बाकी सब तो नहीं है ना? अरे बोलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके कारण इस पे कुछ सॉलिड एंगल तो है ही। सॉलिड एंगल कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे हो रहा है ना सॉलिड एंगल। ये देखो मैं बताऊं कि सॉलिड एंगल मेजर कहाँ करते हैं, वो भी बताना जरूरी है, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको समझाते हैं। देखो जैसे ये स्फीयर था, तो चार्ज से कवर्ड है, तो सॉलिड एंगल ये होगा, ये ठीक है ना, और कितना होगा 4। लेकिन मान लो यहाँ पे एक डिस्क है और इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट पे उसके कारण सॉलिड एंगल दिख रहा है, तो चारों तरफ से कवर्ड होता तो 4 पाई होता, लेकिन ये चारों तरफ से कवर्ड नहीं है। ये कितना कवर्ड है बच्चों, देखो तो, इसका यही तो रीजन केवल कवर्ड है, तो ये जो रीजन है उसी का वैल्यू सॉलिड एंगल कहलाता है, वो जो कवर्ड वो पार्ट है। सुनाई दिया? अच्छा, कोई अगर ये मान लो स्क्वायर है और यहाँ पे उसके कारण सॉलिड एंगल हम देखना चाहते हैं, तो ये कॉर्नर कॉर्नर सारा जोड़ दो, तो क्या तुम्हें दिख रहा है ये वाला पार्ट? ये दिख रहा है? तो ये रीजन बता रहा है ना कि पूरे रीजन का कितना पार्ट कवर्ड है, ये वाला। क्या ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट? तो इस पूरे एक पॉइंट के चारों तरफ के सारे रीजन का कितना पार्ट कवर्ड है, उसका मेजर है कौन? सॉलिड एंगल। क्या सॉलिड एंगल समझ में आया? बोलो बच्चों। तो अगर ये फेस है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये फेस इस पे कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड कर रहा है? एरिया अपॉन डिस्टेंस करके निकालोगे जो भी कवर्ड पार्ट आएगा, आएगा ना? अब ये पॉइंट को जरा इधर ले जाओ, क्या लगता है तुम्हें, सॉलिड एंगल सेम है कि थोड़ा कम हो गया? यहाँ पे देखो, तो ये कॉर्नर कॉर्नर उसको मिला दो, एक धागा है चारों कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, पक्का, और बीच का रीजन में ले रहा हूँ, ठीक है ना? अब उसको ऐसे कॉर्नर ऐसे करो, क्या तुम्हें लगता है कि वो एरिया उतना ही है कि कुछ कम हुआ? अब और अब है ही नहीं, सब एक ही प्लेन में आ गया, तो क्या ये एरिया इस पे कोई सॉलिड एंगल सब्टेंड करेगा? पक्का? तो ये एरिया इस पे कोई भी सॉलिड एंगल सब्टेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो अगर मैं इस एरिया का यहाँ पे सॉलिड एंगल देखूं, तो एक दिक्कत, एक चीज दिख रही है, अगर मैं इसको घुमाता जाऊं तो सॉलिड एंगल क्या होता जाएगा? कम, क्योंकि परपेंडिकुलर एरिया कम होता जा रहा है, और पूरा उसी प्लेन में आ गया तो है ही नहीं, तो जीरो सॉलिड एंगल। अरे बोलो, क्योंकि परपेंडिकुलर एरिया तो है ही नहीं। सुनाई दिया? तो अब बताओ उस कॉर्नर पे ये फेस कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड कर रहा है? अरे ये यही है ना, तो इसका कोई भी पार्ट उसके परपेंडिकुलर है क्या? ये तो ऐसे है ना, बोलो। तो जिस सरफेस में ले रहे हो, जो सरफेस ले रहे हो उसी में कोई पॉइंट लोगे, तो ये सॉलिड एंगल थोड़ी सब्टेंड करेगा? करेगा क्या? पक्का समझ में आया? बोलो। और ये फेस वो भी जीरो हो जाएगा। अरे वो कॉर्नर इसी तीनों फेस में है ना, तो उसके कारण वहां पे सॉलिड एंगल, इसके कारण भी वहां पे, और इसके कारण भी वहां पे जीरो, क्योंकि वो कॉर्नर तीनों के लिए है। समझे कि नहीं? अच्छा, टोटल सॉलिड एंगल कितना था? 4 पाई बाई 8, दैट इज पाई बाई 2। कितना था? उसमें इन तीनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो बचा कितना? ये थी, यानी उस कॉर्नर पे इन एडजेसेंट तीन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि उसे तो उसी के प्लेन में है। सुनाई दिया? तो बचा ये तीन फ्रंट, इसके कारण, और क्यूब अगर है तो उस कॉर्नर पे ये तीनों के तीनों सेम एंगल सब्टेंड करेंगे। कितना एंगल सब्टेंड करेंगे? सेम, आइडेंटिकल, सिमिलर है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। तो तीन मिलके कितना एंगल सब्टेंड कर रहे हैं? पाई बाई 2। तो एक कितना करेगा? 6। सिमेट्री एंड देन यूनिटरी। मैंने अभी बोला, समझ में? पहले सिमेट्री देखा कि ये तीनों तो सिमेट्रिक है, और फिर यूनिटरी लगा दिया, तीन मिल के पाई बाई 2, तो एक जो है पाई बाई 6। पक्का समझ में है? ये वही, पढ़ते जाओ जरा, तो पढ़ो फटाफट जल्दी से। वन पे अगर चार्ज 1 पे रखा है, तो ये सारे फेसेस उस पे 4 पाई का सॉलिड एंगल सब्टेंड करेंगे। अगर उसको उठा के 2 पे कर दिया, 2 मतलब फेस,
तो हाफ हो जाएगा, अगर उसको एज पे कर दिया तो उसका भी हाफ हो जाएगा 5, और कॉर्नर पे कर दिया तो 5/2। खत्म सॉलिड एंगल। कॉर्नर पे एडजेसेंट फेस के कारण 0, एडजेसेंट फेस के कारण क्या होगा 0, नॉट कवर्ड बाय एडजेसेंट फेस, सही ना। और फ्रंट फेस के कारण कवर्ड बाय 3 फ्रंट फेस, तो एक फ्रंट फेस के कारण क्या होगा, यानी सॉलिड एंगल एट 4 ड्यू टू 1 फ्रंट फेस, सॉलिड एंगल एट 4 ड्यू टू 1 फ्रंट फेस इज 1/3 ऑफ 5/2। पक्का, ये सारी चीज जो अभी बताई वो सामने है, दिख रहा है सबको, इमेजिन हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन जिसका इमेजिनेशन नहीं तो उसका काम खत्म। तो इमेजिनेशन तगड़ा चाहिए इस टॉपिक में, सही है। जितने भी क्वेश्चन आईआईटी में आए हैं सब इमेजिनेशन के हैं। इमेजिन मतलब पहले तुम्हें इमेजिन करके उसको कंप्लीट करना होता है, यानी सिमेट्री देखना होता है, फिर यूनिटरी लगाना होता है। अब जैसे ये देखो, ये देखो, इसको क्या, इसको देख के कौन बताएगी कि क्या है ये एक प्लेट है, कितने सारे स्क्वायर प्लेट है, कितने साइड लेंथ का ए, कितने साइड लेंथ का, और मैं उसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहा हूं, तो इस प्लेट के कारण उस पॉइंट पे हमें सॉलिड एंगल चाहिए। मस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में देखा होगा तुमने ये फिगर पहले चैप्टर में। तुम समझ रहे हो बच्चों क्या चाहता है वो यही चाहता है। इतनी देर से मैं जो चिल्ला रहा था सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, देखो देखो उसको, सिमेट्री सिमेट्री देखो, क्या क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया, वो वही चाहता है। क्यू का एक फेस है, क्या तुम पहचान पा रहे हो, तुम समझ गए दिक्कत कहाँ है। वो बताएगा थोड़ी कि क्यू का फेस है, तुम्हें सोचना पड़ेगा, अरे यार ये तो क्यू का फेस है, यही है, ये ए और ये a/2 नहीं होगा क्या सेंटर से डिस्टेंस, बस वो यही चाहता है। तुम समझो कि वो क्या चाहता है बच्चों, और तुम समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये तुम्हारी इमेजिनेशन को टेस्ट कर रहा है ना, तो एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आईटी में आता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गया कि ये चाहता क्या हूँ मैं, है ना। ये ए है और ये a/2 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये ऐसे ही 6 फेस लगाए तो ये बन जाएगा, और ये उसका सेंटर है, तो एक क्यूब का सेंटर है और एक फेस के कारण पूछ रहा है कितना हो जाएगा 4π/6। अरे क्लियर है सबको, कर लोगे, और भी बन सकता है, और भी बन सकता है। इनफाइनाइट प्लेट है, कैसा प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है, ये प्लेट है इनफाइनाइट, एल विड्थ का, कितने विड्थ का, इनफाइनाइट प्लेट है बच्चों, और मैं यहां से और यहां से दोनों से एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पॉइंट, या बल्कि एक लाइन ले रहा हूं, चलो एक लाइन ले रहा हूं, यहां से भी एल डिस्टेंस पे, यहां से भी एल डिस्टेंस पे एक लाइन ले रहा हूं, सही। तो इस लाइन का ये जो फेस है वो कितना पार्ट कवर करके रखा है, अभी तक हम पॉइंट देख रहे हैं ना, लाइन देखो, इस लाइन के चारों तरफ के रीजन का ये फेस, ये जो फेस है वो कितना पार्ट कवर करके रखा है ना, 60 है ना ये, अरे एल 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 बोलो, तो ऐसे ऐसा कितना रखोगे कि कंप्लीट हो जाए, 6, एक ट्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्यूब, और ट्यूब के ट्यूब ट्यूब पाइप, हेक्सागोनल पाइप बनेगा कि नहीं, और हेक्सागोनल पाइप के ये कहां पे रखा है वायर, सेंटर पे, तो वायर का कितना पार्ट कवर्ड है वो 1/6, अरे बोलो कितना पार्ट कवर्ड है, तो टोटल सॉलिड एंगल कितना हो गया 4π/6, उस वायर पे जो लग रहा है उसका, सुनाई दिया क्या, सोचो सोचो, ये पॉइंट चार्ट के लाइन बना दिया उसने, क्लियर है सबको, अरे क्लियर है, समझो इंपॉर्टेंट है ये सब, सही। अभी जो था वो ये था, ये ए है और ये a/2 है, सही था ना, बस वहां पे पॉइंट पे ये प्लेन हो सकता है कि एक प्लेट है, ये प्लेट है, कैसा प्लेट है ये, इनफाइनाइट प्लेट है, और इनफाइनाइट प्लेट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे
एक वायर ले लिया, क्या ले लिया, एक वायर ले लिया, तो वायर का कितना पार्ट कवर्ड दिख रहा है तुम्हें? तो अगर तुम बनाओगे तो ऐसा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना, स्क्वायर प्लेट बन जाएगा ऐसा, बोलो बच्चों। और ये उसका क्या होगा, एक प्लेट, तो 4 पाई/4 इतना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। ये पूरा सरफेस उस लाइन पे, कुछ समझ में आया? क्या ये देख पाओगे, क्या ये देख पाओगे, बोलो बच्चों। देखिए तो कितना दिमाग चलता है तुम लोगों का। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, और इधर सामने जेड है। एक वायर को मैंने यहां से रखा along द एक्सिस, हाँ जेड एक्सिस के along वायर रखा। अरे कुछ समझ में आया, बोलो बच्चों। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेट ऐसे लगा दिया, ऐसे इसी एक्सिस पे दिख रहा है इनफाइनाइट तक। बताओ कितना सॉलिड एंगल कवर्ड है, इस वायर का कितना सॉलिड एंगल कवर्ड है? ऐसे ऐसे 4 लगाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा ना, काम खत्म, बिल्कुल बनाया उसने 1/4 है। तो क्या देखा अभी हमने, सिमेट्री। क्या देखा अभी हमने, और फिर 1/4 लगा दिया, यूनिटरी। तो पहली लाइन क्या बोली थी, सिमेट्री एंड यूनिटरी। देखो बार बार वही लग रहा है, बार बार वही लग रहा है, सिमेट्री एंड यूनिटरी। तो सिमेट्री नहीं पहचाना तो काम खत्म हो गया। जितना पहचान सकते हो उतना अच्छा है, जितना पहचान सकते हो उतना अच्छा, जितना दिमाग चलाओ कि वो है क्या, वो है क्या। ठीक है, समझ में आया? ये देखो डेरिवेशन जो उस दिन कराया था ना वायर का, वही डेरिवेशन फिर यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, एक डिस्क, एक डिस्क जो किसी पॉइंट पे अल्फा का एंगल सबटेंड करती है। कितना एंगल सबटेंड करती है, हाफ एंगल अल्फा। अरे कोन है ना, तो कोन का हाफ एंगल कितना है, अल्फा। तो डिस्क अपने एक्सिस के किसी पॉइंट पे अल्फा का सॉलिड एंगल सबटेंड करती है, कितने का, अल्फा का सॉलिड एंगल, अरे सॉलिड एंगल करो, सॉरी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल सबटेंड करती है। मेरी बात समझ में आई? तो सॉलिड एंगल कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिस्क है, कितने रेडियस का बच्चों, हाँ, अपने एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कितना हाफ एंगल सबटेंड करती है, अल्फा। तो ये डिस्क उस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, ये पूछा गया। तो बच्चों हमें पता है कि हमें सॉलिड एंगल केवल वही एरिया सबटेंड करता है जो परपेंडिकुलर है। कौन सा है, तो मैंने यहाँ से x डिस्टेंस पे एक रिंग ले लिया, क्या ले लिया, रिंग, रिंग ले लिया, और यहाँ से उस रिंग को ऐसे जोड़ दिया। तो ये रेडियस वेक्टर है कि नहीं, और एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे है कि नहीं। ये एंगल मान लो कितना है, थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, अरे बोलो। और ये यहाँ पे ले रहे तो यहाँ पे ये क्या तुम्हें लगता है ये डी थीटा होगा, वो जो डिस्क का छोटा सा पार्ट है, बोलो बच्चों, फिर से बताओ। ये कितनी दूरी पे लिया मैंने, कितने थिकनेस का, dx, एक्स डिस्टेंस कितने थिकनेस का, dx, पक्का। तो वो जो एरिया है, वो एरिया कितना है, कौन बताएगा, एरिया फिर से 2πx dx है ना, 2πx dx, 2πx into dx, लंबाई कितनी है 2πx और विड्थ कितनी है dx। एरिया होगा कि नहीं, एरिया ये है। एरिया का परपेंडिकुलर टू रेडियस कंपोनेंट कौन है, ये एरिया वेक्टर है डी है ना, तो cos थीटा होगा कि नहीं, डी का क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर एरिया आया, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया अपॉन दोनों बीच की दूरी बताओ। ये कुछ भी मान लो, ये r मान लें या d मान लें, d मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बताओ यहाँ से, अरे ये डिस्टेंस किसका लेते हैं, एरिया का ना, तो कितना डिस्टेंस है, x² + d² अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो क्या इस सॉलिड एंगल समझ में, dA का cos थीटा अपॉन r², बोलो बच्चों, नहीं फॉर्मूला याद है ना, dA का cos थीटा अपॉन r²। तो सबसे पहले dA कौन सा लिया, रिंग, क्यों रिंग लिया,
सिमेट्रिक होगी, रिंग हर तरफ सेम एंगल बनाएगी, तो डी ए का कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये छोटा सा एरिया हुआ, छोटा सॉलिड एंगल हुआ का क्या, कहां से शुरू करके, जीरो से कैपिटल आर। बोलो बच्चों, एक तो हमारा सॉलिड एंगल हुआ, बाकी इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम। इंटीग्रेट करने के लिए फिर भाई वो जो पहले लिखा था x अपॉन डी इज tan थीटा, पर क्योंकि इंटीग्रेशन तुम पढ़ चुके, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ चुके हो, तो मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा आना चाहिए तुम्हें। x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो और dx की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, सब कट के सिंपल सा आ जाएगा इंटीग्रेशन। आंसर आएगा 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, इतना आएगा। ये रटा हाँ, रिंग का रेडियस, रिंग है ना ऐसे, रेडियस कितना है, तो लंबाई बताओ, चौड़ाई बताओ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। वो रिंग असल में स्ट्रिप है, वो रिंग क्या है, तोड़ लो तो स्ट्रिप हो गया, जिसकी लंबाई है 2 पाई x और विड्थ है dx। याद रहेगा, तुम कल परसों नहीं आए थे ना, कब बताया था मैंने, ये बताया था ना एक दिन, कल परसों। वो रिंग हमेशा कभी भी ऐसा रिंग लोगे तो उसको तोड़ो, उसकी लंबाई बताओ 2 पाई x और विड्थ कितना है dx, तो रेक्टेंगल है ना वो, तो कोई दिक्कत, x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, dx की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा, इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, ये सब किया है, तुम देखना चाहो तो देख लेना, ये सब किया नहीं, यहाँ पे भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे पहले कर चुका हूँ, यही सेम डेरिवेशन ऊपर ना, सब कट के सिंपल सा cos थीटा आ जाएगा, सही ना, जीरो से लेके 8 तक ऐसे करोगे तो आ जाएगा। ये छोटा सा रख देना वहाँ पे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं आराम से बच्चों, सॉलिड एंगल होता क्यों है, पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। सॉलिड एंगल किस लिए पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पूरी फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो हम सॉलिड एंगल का यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो, समझ गए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हम सॉलिड एंगल का यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सन है, सही है, सन का टेम्परेचर जो है T है, मान लो कोई पूछे कि सन से अर्थ में कितनी एनर्जी आ रही है, सन से अर्थ पे कितनी एनर्जी आ रही है, तो सन की एमिसिव पावर है सिग्मा T की पावर 4, सन का एमिसिव पावर है यानी एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकंड जो है वो सिग्मा T की पावर, हाँ सिग्मा T की पावर 4 है। जान लो, अभी नहीं बताएंगे, आसान है, सॉलिड एंगल से आ जाएगा। अर्थ कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करे, बस वो मिल जाए तो काम बन जाएगा। उससे टोटल एनर्जी इतनी निकल रही है 4 पाई पे, तो कितना लगेगी, निकलेगी अर्थ जो है वो उस पे, समझ गए। और अर्थ कितना एंगल सब्टेंड करेगी, दिख तो रहा है, बस अर्थ जो है उसके सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करेगी वो पता चल जाए तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। चलो छोड़ो, नहीं जाएंगे उसमें, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, नहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं थोड़ा भटक ज़्यादा जाता हूँ ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर सॉलिड एंगल हमेशा क्या होगा, जीरो। क्यों, जल्दी बोलो क्यों, बोलो, किसी सॉलिड एंगल के बाहर सॉलिड एंगल जीरो होगा, अरे किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर सॉलिड एंगल जीरो होगा, क्यों, आधा पॉजिटिव एरिया आधा नेगेटिव एरिया, तो टोटल प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। पहले बोल चुका हूँ, कोई भी क्लोज सरफेस बाहर के लिए कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करता है, जीरो। क्यों, आधा पॉजिटिव एरिया आधा, तो जितना पॉजिटिव एरिया प्रोजेक्टेड एरिया सेम ही रहेगा, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का, तो जितना इसका प्रोजेक्टेड एरिया उतना इसका भी, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेट प्रोजेक्टेड एरिया रटा। अब पाइप का अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ ना, बोलो बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोलेगा, इसके एक्सिस पे एक वायर है, एक्सिस पे क्या है, वायर, तो उस वायर पे कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड कर रहा है, एक फेज, दो फेज, जो भी है ऐसा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अब ट्रायंगल है, तो एक फेस
किसी पॉइंट पे 120 बना रहा है, तो तीनों फेज मिलके 360 बनाएंगे। तो 360 बनाएंगे तीन फेज, 2 पाई 4 पाई, तो ये कितना बनेगा 4 पाई बाई 3। समझ गए ना? यूनिटरी एंड सिमेट्री, फिर से वही बात। ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई पाइप इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसको क्लोज पाइप ही मानोगे। अगर कोई पाइप कैसा है इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसको क्या मानोगे? क्लोज पाइप। कभी पाइप में देखा है तुमने? तो क्या सामने एक छेद दिख रहा है ना, चमकता हुआ दिखता है ना? अरे बोलो बच्चों, और लंबा कर दो तो बहुत छोटा दिखेगा। इनफाइनाइट लेंथ का कर दो तो दिखेगा। इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं? ओपन है ही नहीं, तो सब क्लोज है। तो अगर पाइप इनफाइनाइट है तो क्या मानेंगे हम लोग? पूरा क्लोज। समझ गए? तो एक पाइप है, हेक्सागोनल पाइप है, ध्यान से, इनफाइनाइट लेंथ का, और सेंटर पे एक चार्ज रखा है, वायर नहीं चार्ज। सेंटर पे टोटल कितना फ्लक्स होगा? सॉरी सॉलिड एंगल होगा 4 पाई। एक फेज के कारण कितना होगा? 4 पाई बाई 6 होगा कि नहीं? पक्का? अब ये इनफाइनाइट पाइप है, लेकिन वो पाइप यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है वो पाइप। पक्का? यहाँ पे नहीं, इधर दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ इनफाइनाइट है। समझ गए? और चार्ज को यहाँ पे रखा। अब एक फेज का कितना होगा सॉलिड एंगल? 2 पाई बाई 6। अरे चारों से कवर्ड होता, दोनों तरफ रहता, तो 4 पाई होता टोटल, और एक फेज का बाई 6। अरे बोलो, लेकिन अब आधा ही है, तो आधा तो नहीं कवर्ड है ना, आधा कवर्ड है, तो आधा कवर्ड है तो कितना सॉलिड एंगल? 4 पाई, और एक फेज के कारण बाई 6। आ जाएगा ये सब घूम घूम के क्वेश्चन, सब आए हुए हैं, देखना तुम अभी जाके घर। तो सॉलिड एंगल यूनिटरी मेथड पे वर्क करता है, इसलिए सिमेट्री देखिए अप्लाई करो। सही है? सिमेट्री देखो और उसके बाद यूनिटरी लगा दो। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब कुछ है, मुझे लगता है कि यही सब कुछ है। तो ये सॉलिड एंगल काम खत्म हो गया। ठीक, अब बात आती है फ्लक्स की। जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स हमारे केवल यहीं पे नहीं पढ़ते, हम कहीं भी फ्लक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है? अपने बुक में ना पढ़े वो अलग बात है। हीट फ्लक्स, हीट पासिंग थ्रू गिवन एरिया। हीट फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, गिवन सेक्शन से कितना वाटर फ्लो हो रहा है, दैट इज वाटर फ्लक्स। ह्यूमन फ्लक्स, एक दरवाजा, उससे बहुत सारे भीड़ बहुत निकल रही है, ह्यूमन फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा निकल रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा निकल रही है। एयर फ्लक्स, एयर बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहा है, दैट इज फ्लक्स। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? पढ़ो उसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं। समझ गए? दैट इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, बोल रहा है वो नंबर, और हर इलेक्ट्रिक लाइन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? डेफिनेशन क्या बोल रहा है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। 5 इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है, तो फ्लक्स क्या 5 इंटू ए होगा? नहीं, 5 इंटू ए में ये 5 जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 इंटू, मान लो एक जो है 2 न्यूटन पर कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 इंटू 2 न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया। समझ गए क्या बोला मैंने? सोचो, लिखने के लिए क्या बोला उसने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, ये बोला उसने। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया में ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस बोल रहा है नंबर में, वो नंबर में नहीं है, वो असल में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्योंकि हर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने कहा था ना, एक चार्ज जो है, चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा होगी, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन कम होगी। क्योंकि चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो लाइंस भी ज़्यादा होनी पड़ेगी। क्यों ज़्यादा होनी पड़ेगी? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मेरे
क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक लाइन कुछ भी अभी बना दिया। इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा एक रेशियो बनता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक लाइन एक रेशियो बनता है, याद आएगा। मैंने बोला था एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज 2 क्यू, तो हमेशा रेशियो 1:2 का होगा। तो बोलने के लिए डिफिनेशन तुम बुक में देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन दिखेगा, बुक में देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन दिखेगा, सही। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस का कोई ज्यादा मतलब यहाँ पे नहीं है। क्यों? हर इलेक्ट्रिक लाइन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर